बाजार में पिछले कुछ दिनों से वॉलेटिलिटी दिखी है और बाजार के लिए अगले कुछ दिनों के लिए ट्रिगर्स कौन से होंगे, पूरी डिटेल्स के साथ अब हमारे साथ अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, बताएं कौन से बड़े ट्रिगर्स इस हफ्ते और अगले कुछ महीनों के लिए जहां पर हमें नजर रखनी चाहिए। जी देखिए, साल के आखिरी महीने की शुरुआत हो गई है दिसंबर की। और अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो मल्टीपल ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए। एक ट्रिगर तो ये है कि महाराष्ट्र में चुनाव में बीजेपी गठबंधन को भारी बहुमत से जीत तो मिली थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हो पाया था कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। तो शायद हो सकता है कि 1 या 2 दिन में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर ऐलान हो जाए। हालांकि खबर ये निकल के आ रही है कि महायुति के बीच में इस बात को लेकर सहमति बन गई है कि बीजेपी से मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन क्या वो नाम देवेंद्र फडणवीस का होगा या फिर किसी और का, इस चीज को लेकर थोड़ा सस्पेंस जरूर अभी बना हुआ है। हालांकि पलड़ा देवेंद्र फडणवीस के बीच में झुका हुआ है। ये अहम क्यों है? अहम इसलिए है क्योंकि अगर नई सरकार का गठन हो जाता है तो फिर जो इंफ्रा रिलेटेड जो भी काम है वो तेजी से होंगे, और जो डबल इंजन की सरकार जो बीजेपी कहती है कि केंद्र में और राज्य में, उसका फिर से बेनिफिट मिलना राज्य को शुरू हो जाएगा। कुछ आईपीओज और नए लिस्टिंग, क्योंकि आईपीओ बाजार में लगातार हम देख रहे हैं कि गुलजार है, कहीं ना कहीं वैल्यू लिक्विडिटी सक करता है। इस हफ्ते 3 नए आईपीओ और 8 लिस्टिंग पर बाजार की नजर रहने वाली है। क्रूड को लेकर बहुत ही क्रूशियल ये हफ्ता है। 5 दिसंबर को ओपेक प्लस की बैठक होने वाली है, और जिसमें उम्मीद ये है कि प्रोडक्शन में कटौती को लेकर कोई फैसला होगा ओपेक प्लस की बैठक में। और ये अहम इसलिए है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल का जो भाव है वो इस वक्त अपने रेंज में है, $72-73 के आसपास है। तो अगर प्रोडक्शन कट होता है तो शायद एक फौरी स्पाइक हम भाव में देख सकते हैं कच्चे तेल के। क्रेडिट पॉलिसी एक और इवेंट, और उस इवेंट की अहमियत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जीडीपी के जो आंकड़े आए हैं वो आए हैं कमजोर। 5.4% Q2 यानी कि दूसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा है। अनुमान था ये कम से कम 6.5% तो आएगा। तो उस मोर्चे पर निराशा हाथ लगी है, और देखना होगा कि क्या आरबीआई गवर्नर रेट कट को लेकर कोई फैसला लेते हैं या फिर अपने टोन में, अपनी स्पीच में किसी सॉफ्टनेस के संकेत आगे वो देते हैं। पिछले साल यानी कि 2023 फरवरी से रेपो रेट 6.5% के आसपास ये स्थिर है। एक और चिंता है बाजारों को कहीं न कहीं। हालांकि बीच में 2-3 सत्र में हमने देखा था कि एफआईज के आंकड़े पॉजिटिव निकल के आ रहे थे, लेकिन फिर से चीजें रिवर्स होती दिख रही हैं। अक्टूबर में करीब 1,15,000 करोड़, नवंबर की बात करें 45,000 करोड़ रुपए के नेट सेलिंग कैश में एफआई निवेशकों की तरफ से आई है। तो क्या इस चिंता से बाजार को राहत मिलेगी? ये एक देखने वाली चीज जरूर होगी। और आखिर में एक जो टेंशन बाजारों को है, साइडलाइन पे थोड़ा जरूर है, क्योंकि बीच में लगा कि शायद कुछ कुछ सहमति बन जाएगी रूस के बीच में, यूक्रेन के बीच में, लेकिन युद्ध की स्थिति वहां पर जस की तस है, और हाल फिलहाल कुछ नेगेटिव चीजें भी वहां से आते हुए जरूर दिखी हैं। तो ये कुछ कुछ ट्रिगर्स हैं जो बाजार के लिए इस हफ्ते कम से कम काम करेंगे, और कहीं ना कहीं बाजार की जो चाल है ना, उस पर भी एक नकेल कस के रखेंगे। मैक्रो ट्रिगर्स जहां पर सबकी नजर रहेगी और जिसका इम्पैक्ट बाजारों पर दिखाई देगा। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बीच ओला इलेक्ट्रिक के स्टॉक पर नजर डालेंगे। याद रखें, ऑटो बिक्री का डेटा आया था जिसका नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर दिखा था, लेकिन उसके बाद कंपनी के फाउंडर की कमेंट्री आई कंपनी के एक्सपेंशन को लेकर, जहां उन्होंने कहा कि कंपनी के एक्सपेंशन प्लान्स काफ़ी अग्रेसिव है और करीब 4,000 स्टोर्स का उनका गोल होगा दिसंबर 24 तक। तो काफ़ी बड़े एक्सपेंशन प्लान्स है अगले कुछ सालों के लिए भी, जिसके चलते उसके बाद स्टॉक में अच्छी खासी तेज़ी आई। 5.5% की तेज़ी के साथ स्टॉक अभी कारोबार कर रहा है। ओशो, क्या राय होगी ओला इलेक्ट्रिक पर? 92 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। कहाँ कितना अपसाइड यहाँ पर दिखाई देगा? सी ओवरऑल ओला इलेक्ट्रिक में देखें तो लास्ट वीक काफी अच्छा ट्रैक्शन आया था अपने लोअर एंड से। अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 30% का रिकवरी दिखाया है अपने लाइफ टाइम लोज से। एंड जो इसका फॉर्मेशन था लोअर हाइज लोअर लोज का, उसे नेगेट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि जब तक 82 83 को सस्टेन करता है, यहाँ से हायर लेवल्स पे काउंटर में एबिलिटी है मूव करने का। इमीडिएट टर्म्स में अगर हम देखें तो पहला पड़ाव इसका 102 105 के पास देखने को मिल रहा है। तो वहां पे पहला रेजिस्टेंस है। अगर उसे होवर करता है, उसे क्रॉस करता है, तो 115 तक के टारगेट्स हमें शॉर्ट से मीडियम टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बट कंसिडरिंग कि 82 का हमें स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर ट्रेड ले रहे हैं तो रखना चाहिए।
बिल्कुल, तो ये नज़रिया ओला इलेक्ट्रिक पर मैनेजमेंट की एक्सपेंशन की कमेंट्री के बाद स्टॉक में अच्छा खासा उछाल आज के ट्रेडिंग सेशन में दिखा है। इस बीच जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, शुक्रिया समय निकालकर ईटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर भारी गिरावट दिखी है। एचडीएफसी लाइफ 3% की गिरावट के साथ निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल है। एसबीआई लाइफ भी हल्की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। दोनों ही लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपका क्या नजरिया होगा? तो गुड आफ्टरनून आशीष साहब। तो मेरे हिसाब से अगर आप लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज की चाल लेके शायद 2 दिन पहले कुछ नेगेटिव न्यूज आया था जिसके चलते हमने एक सेलिंग प्रेशर का इंट्राडे में दौर देखा था। तो वो जो सेलिंग है कंटिन्यू हो रही है और अभी तक कोई असर नहीं बन पा रहा है कि कहाँ पे ये शॉर्ट टर्म बॉटम बना है एचडीएफसी लाइफ। तो फिलहाल अगर हम सपोर्ट खोजे कि शायद कहाँ पे ये सेलिंग रुके तो वो लेवल बनेगा करीबन 620 तक। तो बाय करने की तो राय है नहीं, तो जिनके पास है उनको 615 का स्टॉप बनाना है। 620 तक आने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ जहां पे एक वापस रिव्यू हम लिया जाएगा स्टॉक का। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म वीक है एचडीएफसी लाइफ। स्टेट एसबीआई लाइफ की बात करें तो सिमिलर प्राइस स्ट्रक्चर है, नेगेटिव है, पर कहीं ना कहीं एसबीआई लाइफ अपने सपोर्ट के बहुत ही आसपास आ रहा है। सपोर्ट जोन करीबन 1370 के आसपास है। तो यहाँ से कल कुल मिला के शायद 1% और डाउन जा सकता है, वहां पे एक बॉटम बनने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो अगर दोनों स्टॉक को कंपेयर किया जाए तो स्ट्रेंथ जो चार्ट स्ट्रक्चर में है वो एसबीआई लाइफ में ज्यादा है। कोई भी बाइंग आप डिप में करने की सोच रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज में मौके ढूंढ रहे हो, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एक बेटर पिक रहेगा। थोड़ा सा रिस्की रहेगा पर 1370 में एक अच्छा रिस्क पे ऑफ है। 1340 का स्टॉप बनाना है आपको और रिकवरी आती है तो मैं वापस 1500 लेवल छूने की उम्मीद कर रहा हूँ। बिल्कुल, यहाँ पे इंश्योरेंस स्टॉक्स पर आपको राय देते हुए अक्षय भागवत और इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको दे दिए गए हैं। आज के दिन देखें तो काफ़ी फ्लैट ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। नवंबर लो से देखें तो कुछ 5% का रिकवरी दिया था। उसके बाद 25 नवंबर को ये अपने 200 डीएमए के नीचे आ चुका था। वहाँ से हम देख रहे हैं कि 6 सेशन से उसके नीचे ही घूमता हुआ नज़र आ रहा है। तो क्या आने वाले समय में अगर यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आता है तो कौन से स्टॉक्स है जहाँ पे ऐसे सिमिलर पैटर्न बनता हुआ आपको नज़र आ रहा है? जैसा आपने बताया कि अभी नीचे से पिछले महीने में थोड़ा रिकवर हुआ है एफएमसीजी इंडेक्स। एंड मेजरली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो एचयूएल से बिल्कुल टैंजेंट में मूव कर रहा है। एचयूएल भी अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास ही कंसोलिडेट कर रहा है एंड एक्सपेक्टेड रहेगा कि जब तक अपने 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता, एक डिसाइसिव मैनर में एक क्लोजिंग नहीं दिखाता है, तब तक साइडवेज टू नेगेटिव जोन में ही मेजर ऑफ द काउंटर्स ट्रेड कर सकते हैं। इन बिटवीन अगर हम देखें लास्ट वीक भी काफी ज्यादा काउंटर्स में हमें ट्रैक्शन दिखा था। मैरिको फॉर एग्जांपल, गोदरेज कंज्यूमर्स, डाबर, ये सारे काउंटर्स हैं जिनमें ट्रैक्शन बनते हुए दिखाई दे रहा था। बट अभी भी अगर हम देखें लंबी अवधि के लिए या लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से तो ये पुल बैक रैली है, अभी तक ट्रेंड रिवर्सल देखने को नहीं मिला है। तो जब तक मेजॉरिटी जो हेवी वेट काउंटर है, फॉर एग्जांपल एचयूएल की अगर हम बात करें, जब तक एचयूएल में हमें 2500 2550 क्रॉस होते नहीं दिखेगा, तब तक ओवर पूरा काउंटर में यहाँ से हमें कन्विक्शन नहीं आ सकता है कि एफएमसीजी में अभी एक रिलीफ या पुल बैक देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल मेजर काउंटर्स में ट्रैक्शन है। ट्रेडर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बट यहाँ से रिवर्सल करने के लिए हमें नियरली 50 टू 100 पॉइंट्स का वेट करना चाहिए हेवी वेट काउंटर। बिल्कुल, तो यहाँ